नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं आपके साथ तिशा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों के साथ आगे बढ़ेंगे। बता दें, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजिलेंस विभाग की ओर से आयोजित सत्य निष्ठा की संस्कृति पर आधारित सतर्कता जन जागरूकता सप्ताह और प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ किया। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि विजिलेंस विभाग की ओर से प्रदेश भर में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने में अहम भागीदारी निभाता है। आपको बता दें कि 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक ये जागरूकता सप्ताह चलने वाला है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती के अवसर पर प्रत्येक वर्ष लोक प्रशासन को पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने के लिए जागरूकता सप्ताह का आयोजन किया जाता है। मैं गत वर्ष भी इसमें सम्मिलित हुआ था। इसके लिए मैं सतर्कता विभाग तथा आप सभी को बहुत बधाई देता हूं और आप सबसे उम्मीद करता हूं कि जिस उद्देश्य को लेकर ये सप्ताह हमारा प्रारंभ किया गया है, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप सभी पूरी पारदर्शिता के साथ, पूरे उत्तरदायित्व के साथ काम करेंगे। और जो हम सब लोगों से जो राज्य की अपेक्षा है, राज्यवासियों की अपेक्षा है कि एक पारदर्शी व्यवस्था यहाँ स्थापित हो, एक हमारा कल्चर बने, एक संस्कृति बने, उसको हम सब लोग स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और सत्य निष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि की थीम पर आधारित ये जो हमारा जन जागरूकता सप्ताह एवं प्रशिक्षण शिविर है, वो जनता को उनके अधिकारों के बारे में जागरूक करने और लोक प्रशासन को पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध होगा। जब सभी लोग अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों के प्रति जागरूक होंगे तो न सिर्फ अपने अधिकारों की रक्षा करने में सक्षम होंगे, बल्कि समाज में जो सत्यनिष्ठा की संस्कृति है उसको स्थापित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे पाएंगे। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी पारा हाई है। एक तरफ जहां बीजेपी इस सीट को जीतकर अयोध्या और बद्रीनाथ की हार को बुलाना चाहती है, तो वहीं कांग्रेस इसको जीतकर अपनी जीत का हैट्रिक लगाने की तैयारी में जुटी है। तो वहीं केदारनाथ उपचुनाव में बीजेपी की ओर से प्रत्याशी आशा नौटियाल ने अपना नामांकन भरा। इस दौरान सीएम धामी सहित कई नेता मौजूद रहे। तो वहीं नामांकन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आशा नौटियाल के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। इस पवित्र भूमि को प्रणाम करते हुए दोनों हाथ जोड़कर बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि वो हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाकर रखे। आज के इस अवसर पर मैं केदारनाथ विधानसभा की दिवंगत हमारी शैला दीदी, पूर्व विधायक, जिन्होंने केदार घाटी के विकास के लिए अनेक कार्यों को आगे बढ़ाया, जैसा हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा और आशा जी ने स्वयं भी कहा कि उन सभी कार्यों का स्मरण करते हुए उनको मैं अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, उनको नमन करता हूं। वे केदार घाटी के विकास के लिए, यहाँ की उन्नति के लिए सदैव प्रतिबद्ध रही और यहाँ के लोगों के लिए हमेशा संघर्ष करती रही। हम शैला दीदी के उस सपने और उन कार्यों को भी आगे बढ़ाते रहेंगे, वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाबा केदार की कृपा से, आप सबके समर्थन से वो काम आगे बढ़ेंगे। भाइयों बहनों, आज हम सभी लोग यहाँ पर बहन आशा नौटियाल जी के लिए आप सबका समर्थन, आप सबका आशीर्वाद मांगने के लिए आए हैं। आप सबका आशीर्वाद और आप सबका समर्थन, आप सबका मत निश्चित रूप से इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, इस क्षेत्र की जो विकास की गति है, उस विकास की गति को और तेज करने के लिए नितांत आवश्यक है। श्रीमती आशा जी को आप सब जानते हैं और मैंने भी लंबे समय से, पिछले 25 सालों से मैं बहन आशा के साथ काम करता रहा हूं। और जब से मैं मुख्य सेवक के रूप में, मुख्यमंत्री के रूप में जब से काम कर रहा हूं, मैंने हमेशा देखा कभी भी वो अपने किसी व्यक्तिगत काम के लिए मेरे पास नहीं आई। जब भी आई तो पूरे
केदार घाटी के लोगों के लिए, अगस्त मुनि के लोगों के लिए, हमारे उखी मठ के लोगों के लिए, हमारे चौमासी के लोगों के लिए, आसपास के क्षेत्रों के लिए हमेशा मेरे पास आती थी और कहती थी कभी कभी भाई साहब ये किसी बच्चे की फीस जमा करनी है, वो बहुत गरीब परिवार का है, उसकी सहायता करनी है, कोई भाई कोई बहन कोई अस्पताल में भर्ती है तो उसको जो है आर्थिक सहायता देनी है, उसका इलाज ठीक से करवाना है। इतनी सरलता से काम करने वाली राजनीति के क्षेत्र में मैं लंबे समय से काम कर रहा हूं, मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जैसा बहन आशा जिस प्रकार से काम करती है। तो वहीं आशा नौटियाल को केदारनाथ उपचुनाव में उम्मीदवार घोषित किए जाने पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हरि पाठक का कहना है कि बीजेपी महिलाओं को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है, जिससे ये साबित होता है कि महिलाओं को लेकर पार्टी की सोच कितनी अच्छी और साफ है। ये बहुत ही हर्ष का विषय है। जिस प्रकार से मैं स्वयं भी एक महिला हूं और भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से महिलाओं को नित्य निरंतर आगे कर रही है, ये साबित करता है कि महिलाओं को लेकर हमारी सोच कितनी अच्छी है और साफ है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो आशा नौटियाल दीदी पहले भी 2 बार की विधायक रह चुकी हैं और प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा रह चुकी हैं, जिले में भी अध्यक्ष रह चुकी है, तो उनका काफी अच्छा वहां पर जान पहचान है, लोगों से सौहार्दपूर्ण उनका वातावरण, उनके जो नेचर है उसकी वजह से लोग उनसे अच्छे से जानने रहते हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी वहां पर उपचुनाव में अपना परचम लहराएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से भी प्रत्याशी मनोज रावत ने अपना नामांकन आज दाखिल कर दिया है। इस दौरान कांग्रेस के दिग्गज नेता नामांकन प्रक्रिया के दौरान मौजूद रहे। तो वहीं नामांकन के दौरान मनोज रावत ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने जो उन पर भरोसा जताया है उस पर वो पूरी तरह खरा उतरने का प्रयास करेंगे। तो केदारनाथ उपचुनाव के रण में आशा नौटियाल भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी और उनके सामने कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत, दोनों ही पार्टियों के प्रत्याशियों ने आज अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। और इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आशा नौटियाल ने अपना नामांकन दर्ज किया और तमाम बीजेपी के दिग्गज नेता साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। तो ये बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत, उन्होंने भी आज अपना नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस के दिग्गज नेता मनोज रावत के साथ इस दौरान मौजूद थे। कुल मतदाता 90,540 और इनमें से पुरुष मतदाताओं की बात करें तो करीब 44,000 मतदाता यहां पर हैं। साथ ही महिला मतदाता 75,775, सर्विस वोटर्स 2,249। केदारनाथ विधानसभा में वोटरों की संख्या टीवी स्क्रीन पर। और बता दें कि प्रदेश में कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओल्ड पेंशन स्कीम को दोबारा शुरू करने की मांग कर रही है। कांग्रेस के विधायक प्रीतम सिंह ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि सभी कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस लागू करने की मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इसे अनसुना करने में लगी हुई है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहां की जनता से पूछा जाना चाहिए कि वहां पर ओपीएस लागू किया गया है या फिर नहीं। कांग्रेस नहीं कह रही है, ये तो जो कर्मचारी इस बात को कहने का काम कर रहे हैं कि ओल्ड पेंशन जो है जिसके लिए वो लंबे समय से संघर्ष करते आ रहे हैं ये लागू होनी चाहिए, लेकिन सरकार जो है आमादा है उसको इस बात को लेकर कि उसे लागू नहीं करना है। जैसे किसानों के लिए जो है 3 कानून लाए और आज भी जो किसानों की बात मानने से जो सरकार मना कर रही हो तो उससे क्या अपेक्षा की जा सकती है। वैसे ही कर्मचारियों के परिप्रेक्ष्य में है, वो ओल्ड पेंशन योजना लागू नहीं करना चाहते हैं और इसलिए कभी इधर की कर उधर की कर ये करने का काम। देखिए, जहां जहां कांग्रेस ने वादे किए थे वहां की राज्य सरकारों से, वहां की जनता से पूछिए क्या उसको लागू किया गया है। अनावश्यक चीजों को उठाकर कांग्रेस अपने लिए मुसीबत उत्पन्न करती है और उसका परिणाम है कि सब जगह चित हो रही है। आखिरकार देश के प्रधानमंत्री जी ने पेंशन के लिए जो नीति बनाई है वो नीति स्वागत योग्य नीति है। उसको केवल दुष्प्रचार करके और केवल गुमराह करने का जो प्रयास कर रहे हैं। बहुत जल्दी रिटायर्ड कर्मचारी भी
कांग्रेस के विरोध में खड़ा होने वाला है, क्योंकि मोदी जी किसी भी व्यक्ति का, किसी भी कर्मचारी, चाहे वो ऑन ड्यूटी कर्मचारी हो चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो, किसी का हित नहीं चाहते हैं। तो वही देहरादून में कांग्रेस विधायक भुवन कापड़ी ने प्रेस वार्ता कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा, भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही है, उन्हें बीजेपी की ओर से महत्वपूर्ण पदों पर बिठाया जा रहा है। इससे ये साबित होता है कि सरकार भ्रष्टाचार में खुद शामिल है। देखिए, हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये सरकार भ्रष्टाचारी सरकार है। ये भ्रष्टाचार में संलिप्त है, चाहे वो भर्ती घोटाला हो, चाहे वो उत्तराखंड के प्राकृतिक रोजगार खनन को जो है अन्य राज्य के कंपनी को देने का काम हो, चाहे वो आबकारी नीति हो, उन सब जगह पर कहीं न कहीं स्पष्ट भ्रष्टाचार दिखता है। और सरकार ने प्रदेश की बेशकीमती जमीनों को कौड़ियों के दाम अपने चहीतों को देने का काम भी किया है। और एक बड़ा क्लस्टर तैयार किया जा रहा है 500 एकड़ के आसपास अलग अलग विभागों की ज़मीन को, उसको एक सरकारी संस्था को देकर, उसकी तैयारी गुजरात की एक संस्था को देकर एजुकेशन हब डेवलप कराने का है, जिसमें पूरा भ्रष्टाचार है। उत्तराखंड में छात्र संघ चुनाव को लेकर सियासी बवाल जारी है। दरअसल एनएसयूआई की ओर से छात्र संघ चुनाव बहाल करने की मांग को लेकर सचिवालय घेराव का ऐलान किया गया है। कांग्रेस मुख्यालय में एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विकास नेगी ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार की नीति छात्र और शिक्षक विरोधी है। इसीलिए राज्य सरकार नहीं चाहती है कि कोई छात्र संगठन या छात्र नेता आगे आकर उनके खिलाफ आवाज उठाए। देखिए, आज हमने प्रेस के माध्यम से जो विद्यार्थी परिषद और भाजपा द्वारा एक माहौल बनाया जा रहा था, और धन सिंह द्वारा भी आज भी स्टेटमेंट दिया गया था कि हम जो कोर्ट के डिसीजन आया उसका परीक्षण करेंगे, उसके बाद कुछ फैसला लेंगे। तो ये तमाम जो छात्रों को गुमराह करने का भाजपा और एबीवीपी जो काम कर रहे हैं, उसके लिए हमने पर्दाफाश करा है कि जो कोर्ट में पीआईएल थी वो भाजपा के आईटी सेल के जिला संयोजक हैं महिपाल सिंह, उनके द्वारा ही पीआईएल दाखिल की गई। उसके बाद ये अब सरकार को जब दिखा कि छात्र नेता छात्र आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें अपने बचाव के लिए वो एक बयान जारी कर रहे हैं कि हम परीक्षण करेंगे। मगर जबकि कोर्ट के द्वारा कहा गया है कि आदेश जो शासनादेश सरकार ने पारित किया है 24 अप्रैल का, उसके बिहाफ में चुनाव नहीं हो सकते हैं, मगर शासनादेश सरकार के हाथ में होता है। सरकार चाहे तो शासनादेश को आगे बढ़ा सकती है। जिस प्रकार उन्होंने यूजी के लिए 31 मई लास्ट डेट दी थी और उन्होंने 24 से 25 अक्टूबर तक प्रवेश लिए हैं, तो इसी के साथ वो छात्र संघ चुनाव के लिए भी अपना एक शासनादेश जारी कर सकती है और उसको डेट बढ़ा सकती है, जिससे कि छात्र संघ चुनाव हो। इसी को लेके हम कल सचिवालय घेराव कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि वो अपना शासनादेश चेंज करे और छात्र संघ चुनाव जल्द से जल्द पूरे प्रदेश में कराए। उत्तराखंड में वनाग्नि को रोकने के लिए वन विभाग तैयारियों में जुटा हुआ है। इस पर जानकारी देते हुए वन विभाग के होफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि मैनेजमेंट और पर काम किया जा रहा है। अगले साल के वनाग्नि सत्र के लिए हम लोग पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, और जो हमारे कन्वेंशनल तरीके होते हैं वो तो कर ही रहे हैं। कंट्रोल बर्निंग वगैरह के लिए इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं, और बाकी अन्य जो प्रिपरेटरी वर्क होता है, जिला स्तरीय प्लान और ये सारी चीज़ों के लिए तो इंस्ट्रक्शंस दे दिए गए हैं। उसके साथ हम लोग कुछ और एडिशनल चीज़ें करना चाह रहे हैं इस बार। जैसे एक तो हमारा जो मैनेजमेंट है और इंफॉर्मेशन फ्लो है वो और ज़्यादा बेहतर होने के लिए ऐप बेस्ड मैनेजमेंट होगा, और हम एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं, जिससे कि सारी चीज़ें एक त्वरित तरीके से और एक एफिशिएंट तरीके से मैनेज होगी। साथ ही जन सहभागिता की तरफ हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है इस बार। दीपावली पर्व से पहले परिवहन विभाग को बड़ी सौगात मिली है, जिसमें BS6 मॉडल की 130 नई बसों को परिवहन विभाग के बेड़े में शामिल किया गया है, जिसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरी झंडी दिखाई। उत्तरकाशी के बड़कोट में सनातन हिंदू जागृति संगठन के अध्यक्ष महंत केशव गिरी महाराज के उपराड़ी स्थित आश्रम में कुछ अज्ञात लोगों ने पथराव कर दिया, जिसके बाद घटना की जानकारी मिलते ही SO दीपक कटैत पुलिस बल के साथ घटनास्थल पहुंचे। तो वहीं पथराव की सूचना मिलने पर व्यापार मंडल अध्यक्ष धनवीर सिंह रावत सहित कई सनातनियों ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। ये बड़कोट में उपराड़ी गांव स्थित है। यहाँ पे केशवगिरी महाराज जी का आश्रम है।
रात्रि के समय सूचना आई, उनके द्वारा सूचना दी गई कि मैं अपने आश्रम में सो रहा था और 12:15 बजे के लगभग किन्हीं अज्ञात असामाजिक तत्वों के द्वारा पथराव किया गया। इसमें उनके द्वारा तहरीर दी गई है और तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और जिसमें जांच की जा रही है। कौन सी धाराओं में मुकदमा? ये बीएनएस की धारा है 125 और 324 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जुटी हुई? हाँ, इसमें जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं और उसके जो भी पहलू है उसको बारीकी से जांचा जा रहा है। जो भी सीसीटीवी कैमरेज हैं और हमारा जो भी तंत्र है उसको भी हमने सक्रिय किया हुआ है। सर, महाराज की सुरक्षा हुए थे, तो ये जो भी हुआ है और एक आश्रम में और एक सन्यासी के ऊपर ऐसा जानलेवा हमला, और ये दुखद है, अच्छा नहीं है और कहीं ना कहीं अशांत का माहौल क्रिएट करने के लिए, फैलाने के लिए, तो ये अच्छा नहीं है। और मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूँ, मैं सन्यासी हूँ, एक संत हूँ और मैं हमेशा शांति का संदेश, एक प्रेम का संदेश सबको बांटता हूँ, समाज सेवा करता हूँ। उससे पता नहीं किसको दुख हो सकता है, किसको परेशानी हो सकती है, इसका मुझे पता नहीं है क्यों लोग मुझसे परेशान हैं। तो मैं सभी से अपील करता हूँ, कृपया संदेह मैं किस, मेरे लिए ये तो सभी समान है, मेरे लिए सभी बराबर हैं। कौन क्या हो सकता है, कौन किसके मन में क्या चल रहा है ये कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं जो मेरे कार्य से खुश नहीं है, गालियां भी देते रहते हैं। लेकिन मैं संत हूं तो मैं अपनी तरफ से क्या किसी की मानहानि करनी है, क्या किसी को गालियां देनी है, इसीलिए मैं उलझता नहीं। लेकिन कुछ शरारती तत्व हैं अपने कुछ सनातन में ही हैं ऐसे जो देखना नहीं चाहते हैं, खुश नहीं हैं, तो उन पर भी कहीं ना कहीं प्रश्न खड़ा होता है। और इस खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।